असफ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस मीडिया सेंटर के बाहर जहाँ पर पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो मौजूद है और नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात पर है। और इसी मीडिया सेंटर से ही जो ब्रेक थ्रू होना है ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के हवाले से जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो सामने आएगी। बहरहाल जी, मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है और खुशखबरी मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से है। वो खुशखबरी आपके साथ में शेयर करूँगा। ईरान और अमेरिका दोनों वफूद जो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, इन दोनों वफूद को पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ वज़ीर ख़ारजा इन तमाम की जानिब से रिसीव किया गया। बहरहाल यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है कि जब आर्मी चीफ जो हैं वो रिसीव करने गए ईरान के वफ़द को, तो तब उन्होंने एक फ़ौजी जो वर्दी है वो मलबूस की हुई थी, जबकि जो अमरीकी वफ़द था जब उन्हें रिसीव करने के लिए गए तो तब उन्होंने कोई फ़ौजी वर्दी नहीं पहनी हुई थी, बल्कि जो सिविल जो पैंट कोट आम नॉर्मल जो कपड़े होते हैं वो उन्होंने पहने हुए थे। इसकी वजह क्या है, इसमें क्या मैसेज देने की जो कोशिश है वो की गई है, सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, वो आपके साथ में शेयर करूँगा जी। सऊदी वज़ीर ख़जाना जो पाकिस्तान पहुँचे, अभी तो खैर वापस जा चुके। बहरहाल जी, मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान को क्या खुशखबरी दी गई है वो आपके साथ में शेयर करूँगा जी। फिर इसके अलावा इसराइल पर बड़ा जो बॉम्ब है या बड़ा जो आप यूँ कहें कि पाकिस्तान की जानिब से एक और सुबकी उनके लिए दी गई है वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा जी। यूएई जो है उसके साथ इस सारे मामले में कैसे बड़ा जो हाथ है वो हो गया, इस पर कुछ तफसीलात आप सब में शेयर करूँगा। नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान एक फ़ोन कॉल हुई है और उस फ़ोन कॉल में काफ़ी ज़्यादा तलख़-कलामी हुई और ट्रंप ने काफ़ी सुनाई है नेतन्याहू को। इसकी क्या तफसीलात है ये भी आज की व्लॉग में आप सब में शेयर करूँगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप सब में शेयर करता चलूँ जी कि ईरान और अमरीकी दोनों जो वफूद हैं वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। अमरीका जो ईरानी वफ़द है वो तो रात को ही पहुँच गया था, अमरीकी जो वफ़द है वो आज सुबह पहुँचा है पाकिस्तान। मीडिया सेंटर में मैं मौजूद हूँ जी। पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो यहाँ पर इस वक्त लगा हुआ है, नज़रें सारी मुज़ाकरात की तरफ है और इसी मीडिया सेंटर से ही मुज़ाकरात के हवाले से सारी जो खबरें हैं वो सामने आनी हैं। बहरहाल सुबह जब रिसीव करने के लिए गए आर्मी चीफ फील्ड मार्शल और इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तो बड़ी एक दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है। और इस डेवलपमेंट में हुआ कुछ यूँ कि आर्मी चीफ ने जो एक फ़ौजी लिबास था वो पहना हुआ था जब वो रिसीव करने गए ईरानी वफ़द को, जबकि अमरीकी वफ़द को जब वो रिसीव करने गए तो तब उन्होंने ये लिबास नहीं पहना हुआ था, आम जो पैंट कोट जो प्रोफेशनल एक लिबास होता है वो पहना था। अब इसकी रीज़न क्या है? अच्छा, इसको समझने के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक मरतबा इमरान खान साहब के टाइम पर भी इसी किस्म का जो इशू था वो सामने तब आया जब उस वक्त के आर्मी चीफ जो बाजवा जो थे उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की और टोपी नहीं पहनी हुई थी। तो इसका क्या मतलब उस वक्त लिया गया? इस पर यह कहना था बाज़ हल्कों का जी कि वो शायद कोई नाराज़गी वगैरह चल रही है और वो वज़ीर आज़म को शायद सल्यूट नहीं करना चाहते, क्योंकि सल्यूट करना पड़ता है, तो इसलिए उन्होंने जो टोपी थी वो उतार दी थी। बहरहाल यहाँ पर भी ये जो एक जो फ़ौजी लिबास पहना गया था इससे भी यही मुराद दी जा रही है कि एक जस्टर दिया जा रहा था ईरानी वफ़द को कि आप पाकिस्तान में महफूज हैं और हमारी जो सिक्योरिटी है, आप हमारी सिक्योरिटी के इस वक्त हिसार में हैं। और क्योंकि जो ईरानी वफ़द था उनमें जो उनके स्पीकर थे या दीगर जो ईरान का वफ़द था उन्हें इस बात का ख़दशा था कि इसराइल जो है वो उन्हें निशाना ना बना ले और वो ईरान में भी रूपोश थे, सामने नहीं थे, उनका ठिकाने का मालूम नहीं था। तो इसलिए जी एक जेस्चर दिया गया, ये शो किया गया, ये इस हवाले से अखज़ किया जा रहा है कि भाई आप जो है वो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी में हैं, इसलिए यहाँ पर आपको किसी किस्म का कोई भी सिक्योरिटी का जो मसला है वो नहीं होने वाला। जबकि जब अमरीकी वफ़द को लेने गए तो एक वो प्रोफेशनल लिबास था, तो ज़ाहिर सी बात है ये सिक्योरिटी का जो मसला था वो ज़्यादा ईरानी वफ़द के हवाले से था, जेडी वैंस या उनका जो वफ़द आया हुआ था उनके हवाले से नहीं था। तो इसलिए गालबन जो लिबास है वो उनकी जानिब से दोनों मौके पर मुख्तलिफ जो है वो पहने गए। क्योंकि सवाल ये किया जा रहा था कि दोनों वफ़द है ना, दोनों वफूद को ऐसे डिफरेंट जो है वो क्यों रिसीव किया जा रहा है। तो इस पर जी ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है और इसको अगर वो उस एग्जाम्पल के इमरान खान साहब वाली एग्जाम्पल के साथ जोड़ा जाए तो यही एक बात जो है वो समझ में आती है। बहरहाल जी, इन मुज़ाकरात के दौरान सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान
कल जो सऊदी वज़ीर ख़जाना है वो खुद पाकिस्तान में आए। उन्होंने पाकिस्तान से जो कुछ मुलाकातें हैं हुकाम से वो उनकी जानिब से की गई हैं। और ख़बर ये है कि एक बड़ा जो ख़ास तौर पर माशी एक जो पैकेज है वो सऊदीया की जानिब से पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और ये जो पैकेज है वो कोई 10 अरब डॉलर का होगा। अब जो यूएई की जानिब से पाकिस्तान से पैसे वापस लिए गए, पाकिस्तान ने भी इसीलिए ही ये कह दिया कि ठीक है हम आपको पैसे वापस दे रहे हैं। तो पीछे उसकी कहानी यही थी कि सऊदीया के साथ जो हमारे मामलात हैं, ये एक जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये एक जो बड़ा रिलीफ है वो हमें मिल रहा था। और सऊदीया ने और जब ये पैसे यूएई की जानिब से मांगे भी गए तो सऊदीया ने भी कहा कि ठीक है मैं आपके साथ हूँ। और आखिर क्यों ना हो, ज़ाहिर सी बात है एक तो पाकिस्तान का जो मुस्बत रोल रहा है पूरी जंग बंदी में, सऊदीया को भी ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो मालूम है। फिर खित्ते में पाकिस्तान जितनी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की जो न्यू ब्लॉक्स के हवाले से चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, तो पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है। बिलाशुबा मैं समझता हूँ कि यहाँ पर यूएई की जानिब से जिस तरह से पाकिस्तान से वो पैसे मांगे गए या कुछ जो डिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तानियों को, तो एक आप यूँ समझे कि सख्त मोहरी जो है वो तो पैदा हो रही है। बहरहाल मोहम्मद बिन सलमान ने सारे मामले में बड़ा ज़बरदस्त प्ले किया और पाकिस्तान अब मज़ीद करीब हो गया सऊदीया के। और ये जो 10 अरब वाला मामला सिर्फ ये यहीं तक नहीं है, बल्कि जो ग्वादर पोर्ट है उसके हवाले से भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी आने वाले वक्तों में सऊदीया की जानिब से कोई बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो की जाएगी। और ग्वादर पोर्ट असल में मुतबादिल होगा यूएई पोर्ट का। और वो ऐसे कि ज़ाहिर सी बात है यूएई इस जंग में होने की वजह से एक तो अपनी जो इमेज है वो खो बैठा है, और दूसरा ये कि अबनाए हरम्स वो चूँकि बंद है, यूएई के जहाज़ नहीं गुजरने दिए जा रहे हैं, वहाँ से जो राब्ता है वो मुनक़ता हो गया है। तो फिर मुतबादिल क्या होगा इस वक्त दुनिया के पास, या कराची पोर्ट या ग्वादर पोर्ट। तो ये दो बड़ी खुशखबरियाँ हैं जी पाकिस्तान के लिए। इस जंग में अमेरिका और ईरान की पाकिस्तान के लिए जहाँ पर उसने एक मुस्बत रोल भी प्ले किया जंग बंदी के लिए, साथ ही साथ ये खुशखबरियाँ भी पाकिस्तान के लिए आई हैं, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट और ग्वादर पोर्ट के हवाले से भी। बहरहाल अब ये डिपेंड करता है कि जो मौजूदा जो हमारा सेटअप है, क्या ये मौजूदा सेटअप इसको कैश कर पाएगा, क्योंकि अभी तक जो 4 साल गुजरे हैं, जो माशी जो सूरत हाल है जिस तरह से तबाही की तरफ गई, जो महंगाई बेरोज़गारी बढ़ी, लोगों की जो उम्मीदें हैं ज़ाहिर सी बात है इस हुकूमत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। वो ये मानते हैं जी फॉर्म 47 जो है ये वो हुकूमत है, तो कैसे उम्मीदें हो सकती हैं। बहरहाल यहाँ पर ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, आप यूँ समझे कि एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि वो ख़ुद को माशी तौर पर रिवाइव कर सकता है और अपनी जो पोजीशन है वो बेहतर कर सकता है। तो देखें इस पर आगे क्या जो मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं वो होती हैं। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो इस पर भी आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने चूँकि बहुत ज़्यादा वीज़ा एप्लीकेशन आ रही थी, तो ये कह दिया था कि वीज़ा ऑन अराइवल, यानी कि आप आ जाएँ उसके बाद फिर वीज़ा जो प्रोसेस है यहाँ से एयरपोर्ट से ही हो जाएगा। तो ये जो एक फैसिलिटी थी ये सिर्फ ईरान और अमरीकी जो साफ़ी हैं उनको दी गई थी, क्योंकि मेन इशू भी उन्हीं का ही है, मेन मामला भी उन्हीं का है, मेन मुज़ाकरात भी उन्हीं के हो रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए जी इसराइल के भी कुछ जो साफ़ी हैं वो भी पाकिस्तान आए, लेकिन उनको जो है वो फिर आगे इंटर नहीं होने दिया गया। तो उनको बताया गया जी कि ये आपके लिए नहीं है, बल्कि हमारे पासपोर्ट तो लिखा हुआ है जी कि आपके मुल्क के लिए तो हमारा पासपोर्ट ही नहीं है, वहाँ पर हम ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको कैसे हम जो एंट्री है वो दे दें। तो ये एक और हजीमत मैं समझता हूँ जी कि इसराइल के लिए और पाकिस्तान की जानिब से ये जो वीज़ा वाला प्रोसेस था वो सिर्फ ईरान और जो अमरीकी साफ़ी थे उनके लिए इशू किया गया था। तो दूसरी तरफ इसराइल के लिए सिर्फ ये नहीं, बल्कि जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं नेतन्याहू, उनका और अमरीकी सदर ट्रंप का टेलीफोन पर एक जो इम्पोर्टेंट रब्ता है वो भी हुआ। और इस रब्ते में जी ये रिपोर्ट किया जा रहा है आलमी मीडिया की जानिब से कि काफ़ी ज़्यादा जो तल्ख़ कलामी है वो हुई, और ये तल्ख़ कलामी अमरीकी सदर और नेतन्याहू के दरमियान हुई और काफ़ी क्लास ली गई नेतन्याहू की अमरीकी सदर की जानिब से। और अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं वो इससे पहले भी गुस्से का, नाराज़गी का इजहार कर चुके हैं इसराइल पर। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने कहा जी कि जब कि जंग बंदी के हवाले से हमारी चीज़ें तय हुई तो आपने जो लिबनान के ऊपर अटैक्स किए और खाली 10 मिनट में आपने इतने बड़े जो अटैक्स हैं वो कर दिए, इस बात पर नाराज़गी का जो इजहार है वो किया गया। और ज़ाहिर सी बात है जो इन मुज़ाकरात को सबूताज करने की जो कोशिश की जा रही है इस पर भी नाराज़गी का जो इजहार है वो किया गया। तो एक जो तल्ख़ कलामी है वो भी ट्रंप और नेतन्याहू जो है इनके दरमियान हुई है। वापस आता हूँ जी पाकिस्तान की तरफ। मीडिया सेंटर में पूरी दुनिया का इस वक्त मीडिया मौजूद है, कवरेज जो है वो हो रही है, मुज़ाकरात के हवाले से जो चीज़ें हैं वो बताई जा रही हैं।
अपडेट जो है वो दी जा रही हैं। सिक्योरिटी अगर इस्लामाबाद की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा सख्त रखी गई है और ख़ास तौर पर जो डी चौक का एरिया है, जो रेड जोन है, ये मुकम्मल तौर पर आप यूँ समझिए कि सील ही हुआ पड़ा है। सिर्फ़ और सिर्फ जो वफ्द वगैरह हैं, अमरीकी ईरानी वफ्द, वही वहाँ पर मौजूद है। मीडिया को भी मीडिया सेंटर में दूर थोड़ा सा जगह जो है वो दी गई है। बहरहाल जितने भी अपडेट्स हैं इसी मीडिया सेंटर में ही जो है वो एक्सेस भी दी गई और बताई जा रही है और यहीं से पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो फीड ले रहा है और इन मुज़ाकरात के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो दी जा रही हैं। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पर आगाज़ तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद ही हो सकता है जब आप व्लॉग घंटे 2 घंटे बाद सुने तो मुज़ाकरात शुरू हो चुके हुए हों। अभी मुज़ाकरात शुरू तो नहीं हुए, लेकिन कुछ देर के बाद ही जो मुज़ाकरात हैं उनका आगाज़ होने जा रहा है और ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ जी कि इस वक्त पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा इवेंट है और पूरी दुनिया की नज़रें इसलिए भी लगी हैं कि सबका, मैं समझता हूँ पूरे खित्ते का जो मुस्तकबिल है वो इन मुज़ाकरात के हवाले से, इन मुज़ाकरात पर मुनहसिर है। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, जंग बंदी होती है, विन विन सिचुएशन तो है ईरान के लिए। और विन सिचुएशन इसलिए है कि अबनाए हरम्स जो पहले बंद था वो अब खुल गया। जबकि अमेरिका ने पूरी जंग लड़ी उस टाइम पर तो अबनाए हरम्स खुला हुआ था, लेकिन उल्टा क्या हुआ कि अबनाए हरम्स बंद करवा बैठे और अब अबनाए हरम्स खुलवाने के लिए जो मुज़ाकरात हैं वो किए जा रहे हैं। ईरान की जानिब से जो कुछ मुतालबात सामने रखे जा रहे हैं उनमें एक तो ये है जी मुकम्मल तौर पर जंग बंदी, फिर उसके साथ ही एक और जो इम्पोर्टेंट मुतालबा वो जंग के तावान के हवाले से है और उसमें जी ये किया जा रहा है कि शायद जो ईरान के फ्रीज एसिड्स हैं उनको डीफ्रीज कर दिया जाए, अरबों डॉलर्स ईरान को जो है वो रिलीज़ कर दिए जाएँ। लेकिन एक चीज़ के ऊपर मामला फंस सकता है और वो ये कि ईरान ये कहता है कि मुकम्मल कंट्रोल हमारे पास होगा अबनाए हरम्स का और हम फीस चार्ज करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे। अमेरिका ये कहता है कि आप जो है वो फ़ीस चार्ज नहीं कर सकते, अबनाए हरम्स को उसी तरह से खोल दें जिस तरह से जंग से ये पहले था। तो इस मामले के ऊपर अब किस तरह से दोनों तरफ से जो टैकल है वो किया जाता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, देखने वाला। इसको देखा जाएगा कि इस पर क्या ब्रेक थ्रू जो है वो होता है। फिर बाज़ हल्कों की जानिब से यहाँ मीडिया सेंटर में जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो भी आपको बताता चलूँ तो ये कहा जा रहा है कि शायद इनिशियल कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो, लेकिन यह हो सकता है कि जो जंग बंदी है जिसकी मोहलत अभी 2 हफ्ते की है, ये मोहलत इसमें इजाफा हो सकता है और मुज़ाकरात मज़ीद आगे चल सकते हैं और मुज़ाकरात दोनों ममालिक के लिए ज़रूरी है और अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रंप के अगेंस्ट अमेरिका के अंदर से बहुत बड़ा जो रद्द-ए-अमल है ना वो आ रहा है और ईरान को इस वक्त अपनी अहमियत का और अबनाए हरम्स का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में हो चुका है। और आप यूँ देखें कि कैसे अमेरिका का पूरा वफ्द पाकिस्तान आता है, ईरान का वफ्द जो है वो पाकिस्तान आता है और ये मुज़ाकरात होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है मुज़ाकरात इस वजह से तो नहीं हो रहे कि जंगबंदी नहीं करनी और दोबारा से हमने लड़ना है, तो किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट तो लाजमी होना ही होना इन मुज़ाकरात में। अब अगर ईरान के पास, मैं समझता हूँ कि टेबल पर एज मौजूद है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस जंग में उनकी विन विन सिचुएशन ऐसी है कि वक्त की सुपर पावर को उन्होंने ना सिर्फ टक्कर दी, उनके सामने वो डट कर खड़े हुए और वक्त की सुपर पावर को पीछे होना पड़ा। तो अमेरिका के लिए इस टेबल में मैं समझता हूँ कि उनकी पोजीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी पोजीशन ईरान की अच्छी है। लेकिन यहाँ पर जो विटकॉफ है और किश्नर है, इनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये दोनों इसराइल के असल में नुमाइंदे हैं। शायद इनकी तरफ से ये कोशिश हो कि ये जो मुज़ाकरात हैं वो सबूताज हो, क्योंकि इससे पहले भी जब ईरान के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे तो उस वक्त भी ये दोनों मुज़ाकरात में मौजूद थे, चीज़ें तय हो रही थी और एंड पे क्या हुआ कि मुज़ाकरात के दौरान ही जो हमला है वो कर दिया गया और उन मुज़ाकरात के ज़रिए ये किया जा रहा था कि सिर्फ टाइम गेन किया जा रहा था। बहरहाल ये दोनों अब भी मुज़ाकरात में मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो जेडी वैंस हैं एक तो वो लीड कर रहे हैं और वो भी मुज़ाकरात में मौजूद हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ जी, आलमी मीडिया की जानिब से भी ये तजज़िये पेश किए गए कि जेडी वैंस इस जंग के भी ख़िलाफ़ थे और असल में उन्होंने ट्रंप के लिए कोशिश की उनको मनाने की कि जंग में वो ना जाएं। लेकिन एक मीटिंग जो खुफिया हुई थी इसराइल की, जिसमें उन्होंने ट्रंप को, नेतन्याहू ने एग्री किया, कन्विंस किया कि नहीं आप इस जंग में जो है वो जाएं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बाद ट्रंप जो है वो इस जंग में गए। लेकिन अब उनको ये मालूम हुआ कि उन्हें वाकई इस जंग में शामिल नहीं होना चाहिए था और जेडी वैंस का आना वफ़द के हमरा और उनका लीड करना, ये भी एक वाज़ेह इशारा है कि अमेरिका की भी भरपूर ख्वाहिश है, वो भी ये चाहेगा कि जंगबंदी हो जाए। कोशिश ये होगी, जेडी वैंस ने भी जब वो अमेरिका से निकले तो उन्होंने एयरपोर्ट पर ये स्टेटमेंट दी कि ट्रंप ने उनसे ये कहा है कि ईरानी वफ़द जो है उनके साथ जो मामलात हैं वो तय करने हैं। ऐसा नहीं है जी कि
मतलब है कि बिल्कुल लचक नहीं दिखाई जाएगी। इनिशियल तौर पर अभी जो हमारे पास चीज़ें सामने हैं उनमें ईरान भी अपने 10 नुकात पर डटा हुआ है, अमेरिका भी अपने 15 नुकात पर डटा हुआ है। दोनों कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के जो पॉइंट्स हैं उनको मुस्तरद करते हैं, लेकिन जब आप टेबल पर बैठते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो फिर कोई ना कोई जो रास्ता है वो ज़रूर निकलता है। तो ये इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से सारी जो कहानी है वो चल रही है। 86 हुकाम का वफ्द है ईरान का जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, और इनमें कुछ तो मेन लीडरशिप है, मेन जो हुकाम है ईरान के, और इसके अलावा दीगर भी जो हुकाम है वो मौजूद हैं। और सवाल ही पूछा जाए कि 86 इतना ज़्यादा जो अमला है वो क्यों आया। ये भी आपको बताता चलूँ कि ईरान के 3 जो जहाज़ हैं ना वो लैंड हुए हैं पाकिस्तान में। एक में तो जो मेन लीडरशिप थी, और इसके पीछे स्ट्रेटजी बताई जा रही है कि जब 3 होंगे ना तो इससे ये होगा कि वो एक खदशा भी था कि निशाना ना बुला लिया जाए, तो 3 जहाज़ होंगे, तो इससे ये है कि कौन से जहाज़ में मेन लीडरशिप है उसका मालूम नहीं होगा। बहरहाल दूसरी तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से भी मुकम्मल जो सिक्योरिटी है वो दी गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फ़ौजी लिबास था उसका एक मतलब ये भी लिया जा रहा है कि ये ईरान को बावर कराया गया है कि यहाँ पर आपकी जो मुकम्मल सिक्योरिटी है वो हमारी ज़िम्मेदारी है, और हर किस्म की जो सिक्योरिटी है, हर किस्म के मामले के लिए हम रेडी हैं और आपको हमने सिक्योर किया हुआ है। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। बाकी ओवरऑल पूरी दुनिया का जो यहाँ पर मीडिया मौजूद है, जो दीगर ममालिक के यहाँ पर साफ़ी मौजूद हैं, इवन कि अरब कंट्रीज़ के जो साफ़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो हैं, मैं यहाँ पर एक जो चीज़ देख रहा हूँ, तमाम पाकिस्तान की जो ख़ासतौर पर तारीफ़ है, पाकिस्तान का जो रोल है जंग बंदी में, उसकी जो तारीफ़ है वो खासी की जा रही है पाकिस्तान के रोल की, और सब मीडिया की ज़ुबानों पे इस वक्त पाकिस्तान ही है। और मैं समझता हूँ कि ये एक मुस्बत इमेज भी जो है वो पाकिस्तान की प्रमोट हो रही है, और पाकिस्तान एक मेन प्लेयर के तौर पर भी इस खित्ते में सामने आ रहा है, और सबको मैं समझता हूँ कि एक अहमियत का भी यहाँ से अंदाज़ा हो गया है। और पूरी दुनिया के साफ़ी यही कह रहे हैं, ज़्यादातर की जो राय है वो यही है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई मामला हतमी तौर पर तय नहीं भी होता ना, तो जो जंगबंदी है ना वो मज़ीद उसमें तोसी हो जाएगी, हमले बंद होंगे, और होपफुली ज़्यादा उम्मीद इसी चीज़ की है कि जो मुज़ाकरात है ना वो किसी न किसी नतीजे के ऊपर आ जाते हैं और चीज़ें तय हो जाती हैं। बहरहाल अबनाए हरम्स के हवाले से एक और डेवलपमेंट मेरे जहन में आई है कि ईरान ऑलरेडी ये कोशिशें कर रहा है, इस हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि ओमान के साथ कोई जो मुआहदा है वो तय हो जाए, और जो अबनाए हरम्स के रास्ते से गुजरने के लिए जो फ़ीस चार्ज की जा रही है, इस फ़ीस का आधा हिस्सा ईरान रखे और आधा हिस्सा जो है वो ओमान रखे, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं और दरमियान में अबनाए हरम्स का जो है वो रास्ता है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अबनाए हरम्स गेम चेंजर ईरान के लिए इसलिए भी है कि जो अभी तक फ़ीस ईरान ने रखी है ना $1 एक बैरल के बदले में, तो एक अंदाजे के मुताबिक सालाना तकरीबन 8 से 10 अरब डॉलर जो है वो सिर्फ इस फीस की मद में ईरान अर्न कर सकता है। तो ये एक बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि ये जो अमाउंट है ना ये ईरान के लिए, ईरान की तरक्की में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकती है, इसलिए ईरान भी इस मामले के ऊपर डटा हुआ है। मज़ीद इंशाल्लाह जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ से आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का साथ कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।